सब्सक्राइब करिएगा मोर वीडियोस देखने के लिए। कहते हैं कि उल्लू अंधेरे में भी देख सकता है। वो चीज़ें देखता है जो हमारी आंखों से छिप जाती हैं। लेकिन क्या हो अगर यही उल्लू हमें उन चेहरों के बारे में सच बताने लगे जो हमारे सबसे करीब हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका भैरम इनसाइट पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सच की जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। कहते हैं सबसे बड़ा धोखा वहीं देते हैं जो सबसे ज्यादा अपने लगते हैं। परिवार, रिश्तेदार और दोस्त जिन्हें हम भरोसे के काबिल मानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह भरोसा कब टूट सकता है? उल्लू को सदियों से बुद्धि और चेतना का प्रतीक माना जाता है। तो आज हम उल्लू की नज़र से देखेंगे कौन लोग धोखा देने की सबसे ज्यादा संभावना रखते हैं और कैसे बचा जा सकता है। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम ऐसे संकेतों पर बात करेंगे जो आपको धोखेबाजों से बचा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज की यह प्यारी सी कहानी और यह प्यारा सा वीडियो आपके लिए प्रस्तुत है। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक बड़ा सेठ रहता था। पूरे नगर में उसका घर सबसे आलीशान था। सेठ की पत्नी बड़ी रूपवान थी और पूरे नगर में कोई भी स्त्री सेठ की पत्नी से सुंदर नहीं थी। प्रिय दर्शकों, उस सेठ के घर में एक वट वृक्ष था जिसमें एक उल्लू अपना घोंसला बनाकर रहता था। सेठ और सेठ की पत्नी उस उल्लू का खूब ध्यान रखते थे। वे उसे हर रोज दाना पानी देते और उसे खूब प्यार करते थे। प्रिय दर्शकों, सेठ व्यापार के काम से कई दिनों के लिए नगर से बाहर जाया करता था। एक दिन उल्लू ने सेठ की पत्नी से कहा, हे सेठानी जी, आपको अपने पति को किसी औरत के साथ अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तब सेठानी ने पूछा, उल्लू तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? प्रिय दर्शकों, तब उल्लू ने कहा, सेठानी जी, यह बात मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताता हूं। आप ऐसे नहीं समझेंगी, इसलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। प्रिय दर्शकों, सेठानी ने कहा, ठीक है उल्लू, तुम कहानी सुनाओ। तब उल्लू ने अपनी कहानी प्रारंभ की और कहा, सेठानी जी, आप इस कहानी को ध्यान से सुनिए और इन बातों को याद रखिएगा। प्रिय दर्शकों, उल्लू ने कहानी शुरू की। उसने कहा, एक समय की बात है, किसी शहर में एक राजा रहता था। उस राजा की कोई संतान नहीं थी। रानी के गर्भ से कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। राजा बहुत दुखी रहता था। जब राजा बाहर निकलता तो कुछ लोग उससे कहते, यह राजा निर्बंसिया है और इसकी रानी बांझ है। यह दोषी राजा है, इसके दर्शन करने से पूरे दिन में नुकसान ही होता है। ऐसे शब्द सुनकर राजा बड़ा दुखी हो जाता। वह रानी से भी कुछ नहीं कहता था। जब शहर के लोग बार बार राजा को ताने मारने लगे कि वह निर्बंसिया है तो राजा उदास रहने लगा। एक शाम राजा अपनी रानी के साथ राजमहल में टहल रहा था। उसका चेहरा उदास था। वह बार बार अपने दिमाग में सोच रहा था, भगवान, तूने हमें कौन से जन्म की सजा दी है जो हमारे घर में एक भी संतान नहीं हुई। ना बेटा हुआ ना बेटी। पता नहीं हमने कौन से पाप किए थे जो इस जन्म में हमें भुगतना पड़ रहा है। समाज में जिधर भी जाते हैं लोग हमें ताने मारते हैं कि राजा निर्बंसिया है और उसकी रानी बांझ है। हे परमात्मा, ऐसे ताने सुन सुनकर मैं बहुत दुखी हूं। प्रिय दर्शकों, राजा इसी तरह सोच रहा था। रानी के साथ राजमहल में टहल रहा था। अब ऐसी कौन सी पत्नी होगी जो अपने पति के चेहरे पर उदासी देखकर यह ना समझ पाए कि उसके पति पर कोई संकट या मुसीबत है। बहुत देर तक रानी अपने महाराज के चेहरे को देखती रही। फिर उसने पूछा, आज क्या बात है? जब भी हम महल में टहलते हैं आपका चेहरा खुश रहता है, लेकिन आज आपका चेहरा उदास है। आपके चेहरे पर चिंता है। महाराज, बात क्या है? राजा ने कहा, रानी, तुम्हें इससे क्या मतलब? हमारा चेहरा उदास है तो तुम क्यों पूछ रही हो? तब रानी ने कहा, क्या मैं तुम्हारी अर्धांगिनी नहीं हूं? क्या मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं? क्या मेरा हक नहीं बनता कि तुम्हारे ऊपर कोई संकट या मुसीबत आए तो मैं उसका कारण जानूं और तुम्हारा साथ दूं? प्रिय दर्शकों, रानी के इन शब्दों को सुनकर राजा ने कहा, रानी, जब तुम हमारी चिंता का कारण पूछती हो तो सुनो। जब हम समाज में निकलते हैं तो लोग हमें निर्बंसियां कहते हैं और तुम्हें बांझ कहते हैं। उनके ताने सुन सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया है। यही मेरी चिंता है। मैं भगवान से पूछता हूं कि मैंने कौन से जन्म में पाप किए हैं जो इस जन्म में हमें संतान का सुख नहीं मिल रहा है। प्रिय दर्शकों, अपने पति के यह शब्द सुनकर रानी ने उसे खुश करने के लिए झूठ बोल दिया। उसने कहा, महाराज, आपके चेहरे पर उदासी क्यों है? अरे, यह तो खुशी का समय है। राजा ने पूछा, रानी, वह कैसे? रानी ने जवाब दिया, महाराज, मेरा गर्भ ठहर चुका है। कुछ दिनों बाद हमें संतान होने वाली है।
राजा ने पूछा। क्या तुम सच कह रही हो? झूठ तो नहीं बोल रही हो? रानी ने कहा, नहीं महाराज, मेरा गर्भ ठहर चुका है। संतान होने वाली है और आपके चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती। आप मुस्कुराइए, ये सच है कि मेरे गर्भ ठहर चुका है, मैं झूठ नहीं बोलती। प्रिय दर्शकों, राजा ने रानी की बात पर विश्वास किया। इसके बाद राजा के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। प्रिय दर्शकों, उधर रानी ने अपने पति को खुश करने के लिए झूठ बोल दिया था, लेकिन गर्भ नहीं ठहरा था। गर्भ में कुछ भी नहीं था। इधर धीरे धीरे समय बीतता चला गया। जब जब बच्चे के जन्म का समय आया, कहते हैं कि 9 महीने के बाद बच्चे का जन्म होता है, तो रानी घबराने लगी। रानी विचार करने लगी, मैंने अपने महाराज को खुश करने के लिए झूठ बोला है, लेकिन मैं क्या करूंगी जब महाराज मुझसे पूछेंगे कि बच्चा कहाँ है? बच्चे ने जन्म लिया है, उसे हमें दिखाओ। तब मैं क्या बताऊंगी और क्या दिखाऊंगी? अब बच्चे के जन्म का समय नज़दीक है और मैं क्या करूंगी? प्रिय दर्शकों, रानी यह सोच सोचकर बहुत दुखी हो रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी, प्रभु हमारी रक्षा कर, हमारी लाज बचा। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, क्योंकि मैंने अपने पति को खुश करने के लिए झूठ बोला है। प्रभु, हमारे गर्भ में कुछ भी नहीं है। प्रिय दर्शकों, यह सोचने के बाद रानी ने अपनी एक दासी को बुलाया, जिसे वह बहुत चाहती थी और मानती थी। रानी ने दासी को अकेले में बुलाकर सारी बात समझाई। उसने कहा, देखो दासी, मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाती हूँ। मेरे गर्भ में कोई बच्चा नहीं है, न ही मेरा गर्भ ठहरा हुआ है। मैंने अपने पति को खुश करने के लिए झूठ बोला है। दासी, तुम हमारे झूठ में सहारा दो और किसी को यह मत बताना कि मेरे गर्भ में कुछ नहीं है। न महाराज को बताना, न किसी और को, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ और तुम मेरी हर मुसीबत में साथ देती हो। इसलिए दासी, मेरा साथ दो। प्रिय दर्शकों, दासी रानी की बात सुनकर सहमत हो गई और कहा, रानी साहिबा, आप निश्चिंत रहिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, न ही महाराज को। प्रिय दर्शकों, इधर रानी ने दासी के माध्यम से पूरे राजमहल में खबर भिजवा दी कि रानी को लड़का हुआ है। लेकिन प्रिय दर्शकों, हुआ कुछ भी नहीं था। रानी ने केवल अपने पति को खुश करने के लिए झूठ बोला था। दासी के माध्यम से, जो उसकी सबसे प्रिय दासी थी, राजा और पूरे महल में यह सूचना फैला दी गई कि रानी को लड़का हुआ है। प्रिय दर्शकों, जब राजा ने सुना कि हमारी रानी को लड़का हुआ है, हमारा पुत्र हुआ है, तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा खुशी से अपने बेटे के दर्शन करने के लिए दौड़ा। लेकिन प्रिय दर्शकों, जब राजा अपने बेटे के दर्शन करने के लिए पहुंचा, तो रानी ने कहा, आप अभी लड़के को नहीं देखेंगे। राजा ने पूछा, क्यों नहीं देखेंगे? इतने दिनों के बाद हमारा पुत्र हुआ है, उसके दर्शन क्यों नहीं करेंगे? तब रानी ने समझाया, महाराज जिद न करें। कुल पुरोहित का कहना है कि अगर महाराज ने अभी संतान को देखा तो यह बहुत बड़ा दोष होगा, बहुत बड़ा अपशगुन होगा, इसलिए आप अभी नहीं देख सकते। राजा ने कहा, फिर हम कब देखेंगे? प्रिय दर्शकों, रानी ने समझाया, महाराज इतने दिनों तक संतान का मुख देखने को नहीं मिला है, भगवान की कृपा से खुशी मिली है, तो धैर्य रखिए। कुल पुरोहित का कहना है कि जब लड़का बड़ा हो जाएगा, शादी के लायक हो जाएगा, और जब आप उसका विवाह करेंगे तब आप उसे देख पाएंगे। प्रिय दर्शकों, रानी के शब्द सुनकर राजा को पहले तो बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर उसने विचार किया, चलो कोई बात नहीं, संतान तो हो ही गई है, लड़का हमारा हो ही गया है, अब लोग हमें निर्बंसियां नहीं कहेंगे। कोई बात नहीं, जब लड़का बड़ा होगा और उसका विवाह करेंगे तब देख लेंगे, तब तक इंतजार कर लेंगे। प्रिय दर्शकों, रानी के यह शब्द सुनने और मन में यह सोचने के बाद राजा दरबार की ओर निकल गया। इधर प्रिय दर्शकों, रानी बहुत रोई। वह अपनी दासी के पास बैठकर कहने लगी, दासी, मैंने अपने महाराज को खुश करने के लिए यह झूठ बोला है, बहुत बड़ा झूठ बोला है। अब मैं क्या करूंगी? मैंने लड़के के जवान होने तक झूठ बोल दिया है, लेकिन जब लड़का जवान होगा, शादी के लायक होगा और जब विवाह के लिए लोग आएंगे, तब मैं यह बात कैसे छुपाऊंगी? दासी, मैं क्या करूंगी? प्रिय दर्शकों, दासी ने रानी को समझाया, रानी साहिबा घबराइए नहीं, जब आपने इतने समय तक झूठ बोला है, बच्चे के जन्म पर झूठ बोला है, तो आप उस दिन का भी इंतजार करिए जब लड़के की शादी होगी, उस दिन का भी इंतजार करिए। आगे के लिए फिर कुछ और रास्ता देखेंगे, कुछ और सोचेंगे। प्रिय दर्शकों, तो दासी ने रानी को समझाया। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया। लगभग 18-19 साल बीत गए। राजा ने सोचा कि अब हमारा लड़का नौजवान हो गया होगा। इधर उस राजा के लड़के की शादी के लिए रिश्ते आने लगे।
विवाह करने वाले लोग दूर दूर से राजा के पास अपनी राजकुमारियों का रिश्ता लेकर आने लगे। उन्होंने राजा से कहा कि अपने लड़के को दिखाइए ताकि हम अपनी राजकुमारी का रिश्ता आपके राजकुमार के साथ तय कर सकें। प्रिय दर्शकों, जब राजा ने विवाह के लिए आए लोगों की यह बात सुनी तो वह अपनी रानी के पास गया और कहा, रानी, शादी के लिए लोग आए हैं। दूर दूर के राजा अपनी राजकुमारियों का रिश्ता लेकर आए हैं और हमारे लड़के को देखना चाहते हैं। कहाँ है तुम्हारा लड़का? कहाँ है हमारा पुत्र? उसे दिखाओ ताकि हम दरबार में शान से उसे ले जाएं और कहें कि यह हमारा पुत्र है। प्रिय दर्शकों, तब रानी ने फिर बहाना बना दिया और झूठ बोल दिया। उसने कहा, महाराज, आपकी बात सही है। जब रिश्ते वाले लोग आएंगे तो उन्हें लड़का दिखाना पड़ेगा, लेकिन एक बहुत बड़ी मजबूरी है। राजा ने पूछा, वह कैसी? तब रानी ने कहा, महाराज, क्षमा करें, हमारे कुल पुरोहित का कहना है कि लड़के को यहाँ कोई नहीं देखेगा। मैंने कुल पुरोहित से फिर पूछा तो उन्होंने कहा कि यदि लड़का अभी दिखा दिया गया तो बहुत बड़ा अपशगुन होगा। अगर कोई रिश्ता करना चाहता है तो बिना देखे ही कर सकता है। लड़का केवल विवाह मंडप में दिखाया जाएगा। अगर यह शर्त मंजूर है तो विवाह तय करें। प्रिय दर्शकों, रानी की बात सुनकर राजा वापस चला गया। उसने विवाह के लिए आए लोगों से कहा, भाइयों, क्षमा करें, अगर आप बिना देखे रिश्ता करना चाहते हैं तो रिश्ता करें। हमारे कुल पुरोहित ने कहा है कि लड़के को अभी दिखाना अपशगुन होगा। लड़का केवल विवाह मंडप में ही दिखाया जाएगा। अगर यह शर्त मंजूर है तो रिश्ता करें, वरना यह मेरी मजबूरी है। प्रिय दर्शकों, कुछ राजा यह बात सुनकर वापस चले गए, लेकिन एक राजा ने बिना देखे ही अपनी बेटी का रिश्ता उस राजा के लड़के के साथ तय कर दिया। उसने कहा, महाराज, हमें यह रिश्ता मंजूर है और यह शर्त भी मंजूर है। हम अपने दामाद को सीधा विवाह मंडप में ही देखेंगे। आप बारात लेकर आइए और रिश्ता पक्का कीजिए। प्रिय दर्शकों, वही हुआ। उस राजा ने अपनी बेटी का रिश्ता तय करके अपने घर लौट गया। इधर राजा विवाह की तैयारियां करने लगा। वह रानी को जाकर सारी बात बताता है कि एक राजा ने अपनी बेटी का रिश्ता हमारे पुत्र के साथ तय कर दिया है। विवाह की तारीख भी निश्चित हो चुकी है। अब विवाह की तैयारी करो। प्रिय दर्शकों, राजा की बात सुनकर रानी ने कुछ नहीं कहा। उसने केवल जवाब दिया, ठीक है, हम तैयार हैं। विवाह की तैयारियां करो और बेटे की शादी शान से करो। राजा रानी के साथ कुछ समय बिताकर दरबार की ओर निकल गया। प्रिय दर्शकों, इधर रानी को बहुत बड़ा दुख हुआ। उसने अपनी दासी को बुलाया और बहुत रोई। वह कहने लगी, अब क्या होगा? विवाह तय हो गया है, तारीख भी निश्चित हो गई है। अब मैं इस बात को कैसे छिपाऊंगी? मैं कैसे जिंदा रहूंगी? मैंने ऐसा झूठ क्यों बोला? मैंने अपने पति को खुश करने के लिए ऐसा झूठ क्यों कहा? प्रिय दर्शकों, दासी ने रानी को धैर्य बंधाया और कहा, रानी साहिबा, भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। प्रिय दर्शकों, उधर शादी की तारीख नजदीक आई। राजा ने बारात सजवाई और विवाह की तैयारियां पूरी कर लीं। राजा ने रानी से खबर भिजवाई, अपने पुत्र को दूल्हा बनाकर तैयार करो और हमें दिखाओ, अब शादी के लिए चलना है। प्रिय दर्शकों, रानी ने फिर समझा दिया, महाराज, आप इतने दिनों तक रुके रहे, अब भी धैर्य रखें। अगर आपने अभी अपने पुत्र को देखा तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप भी विवाह मंडप में ही अपने पुत्र को देखिए। राजा ने जवाब दिया, ठीक है, मैंने इतने दिनों तक इंतजार किया है, अब थोड़ा और सही। प्रिय दर्शकों, राजा तैयार हो गया और रानी से कहा, अपने पुत्र को दूल्हा बनाकर तैयार करो, मैं बारात की तैयारी देखता हूं। राजा दरबार की ओर चला गया। इधर रानी दासी के पास बैठकर बहुत रोई। प्रिय दर्शकों, फिर रानी और दासी ने सलाह की। रानी ने कहा, दासी, मेरे दिमाग में एक बात आती है, अब छिपाना तो पड़ेगा, जो होगा सो होगा, भगवान जो चाहेगा वही होगा, लेकिन दासी, तुम हमारा काम करो। दासी ने कहा, रानी साहिबा, आप आदेश दीजिए। तब रानी ने कहा, दासी, एक आटे की भीड़ बनाओ, उसे दूल्हा बनाओ और पालकी में बैठा दो। पालकी को पूरी तरह बंद करवा दो और सबको बता दो कि यह पालकी रास्ते में नहीं खुलेगी, यह सीधे विवाह मंडप में ही खुलेगी। प्रिय दर्शकों, वही हुआ। दासी ने आटे की भीड़ से एक दूल्हा बनाया, उसे सजाया और पालकी में रखा। पालकी को चारों ओर से बंद कर दिया गया। जब बारात चलने के लिए तैयार हुई तो रानी ने दासी के माध्यम से कहलवाया कि रास्ते में कोई भी इस पालकी को नहीं खोलेगा। रानी ने राजा को समझा दिया कि इस पालकी को रास्ते में न खोलना, वरना कुछ भी हो सकता है। एक कुल पुरोहित का कहना है कि यह पालकी सीधे विवाह मंडप में ही खुलेगी।
और वहीं आप अपने पुत्र को दूल्हे के रूप में देखेंगे। राजा ने जवाब दिया, ठीक है। राजा तैयार हो गया और सबको सूचित कर दिया कि पालकी को रास्ते में कोई नहीं खोलेगा। प्रिय दर्शकों, कहार पालकी को उठाते हैं और बारात लेकर राजा अपने पुत्र का विवाह करने के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते जब बारात एक भयानक जंगल में पहुंची तो राजा ने सोचा, चलते चलते सब बहुत थक चुके हैं, चलो थोड़ी देर वृक्ष के पास विश्राम कर लेते हैं। राजा ने बारातियों को आदेश दिया, पालकी को यहीं रख दो, विश्राम के बाद आगे बढ़ेंगे। प्रिय दर्शकों, वही हुआ। कहारों ने पालकी को एक वृक्ष के पास रख दिया और सभी बाराती दूसरे बड़े वृक्ष के पास आराम करने लगे। प्रिय दर्शकों, जहां पालकी रखी गई थी उसी वृक्ष के पास एक बिल था जिसमें इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा रहता था। नागिन ने जब पालकी की ओर देखा तो उसे समझ आ गया कि इसमें दूल्हा नहीं है, यह तो आटे की भीड़ से बना हुआ दूल्हा है। नागिन ने अपने इच्छाधारी नाग से कहा, पियाजी, इस संसार में बहुत बड़ा अंधेर है। इच्छाधारी नाग ने कहा, हे प्रिय, कैसा अंधेर है, क्या हो रहा है? तब इच्छाधारी नागिन कहने लगी, पियाजी, इस पालकी में दूल्हा नहीं है। यह कैसी बारात है जो बिना दूल्हे के जा रही है? जब यह बारात वहां पहुंचेगी तो इनका क्या हाल होगा? इतना बड़ा अंधेर तो मैंने आज तक नहीं देखा। पालकी में दूल्हा तो है ही नहीं, केवल आटे की भीड़ रखी है। नाग कहने लगा, हे प्रिय, हमें विश्वास नहीं होता, शायद तुम झूठ बोल रही हो। हमें दिखाओ, चलकर देखें कि बिना दूल्हे की यह बारात कैसी है। नागिन ने कहा, पियाजी, अगर ऐसे चलेंगे तो लोग हमें देख लेंगे और मार भी सकते हैं। छिपकर चलते हैं, मैं तुम्हें दिखाती हूं कि यह पालकी कैसे बिना दूल्हे की जा रही है। प्रिय दर्शकों, वही हुआ। इच्छाधारी नाग नागिन छिपकर पालकी के पास पहुंचे और पालकी के अंदर झांक कर देखा। नाग ने देखा कि आटे की भीड़ से बना हुआ दूल्हा रखा है। दोनों चुपचाप देखकर वापस अपने बिल में लौट आए। नाग ने नागिन से कहा, हे प्रिय, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। नागिन ने कहा, कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? नाग ने कहा, हे प्रिय, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस राजा के विवाह मंडप तक इसकी शोभा बढ़ा दूं। नागिन ने पूछा, आप इसकी शोभा कैसे बढ़ाएंगे? नाग ने कहा, हे प्रिय, अगर आप आज्ञा दें तो मैं इस आटे की भीड़ में समा जाता हूं। मैं अपना रूप बदलकर इस राजा का लड़का बन जाता हूं और दूल्हा बनकर इसकी इज्जत बचा देता हूं। अगर मैंने ऐसा न किया तो विवाह मंडप में जब पालकी खोली जाएगी और दूल्हा नहीं निकलेगा तो इस राजा की कितनी बड़ी बदनामी होगी। जहां ये राजा अपने पुत्र का विवाह करने जा रहा है, उस राजा की भी बहुत बदनामी होगी। प्रिय, अगर आप आज्ञा दें तो मैं दूल्हा बनकर इस राजा की इज्जत बचा लूं। प्रिय दर्शकों, इच्छाधारी नाग की यह बात सुनकर नागिन ने कहा, महाराज, मैं आप पर भरोसा करती हूं, लेकिन मुझे डर लगता है कि आप दूल्हे का भेष बनाकर उस राजा की बेटी से विवाह करेंगे और फिर उसके प्रेम में फंस जाएंगे। इच्छाधारी नाग ने कहा, हे प्रिय, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। आप मेरी पत्नी हैं, मैं नागवंशी हूं। हमें क्या उस लड़की से मतलब? मैं केवल इस राजा की इज्जत बचाना चाहता हूं। अगर मैं नहीं गया तो दोनों राजाओं के बीच कुछ भी अनहोनी हो सकती है। आप मुझ पर भरोसा करें, हम नागवंशी हैं, हम धोखा नहीं देते। ये सिर्फ एक रात की बात है, मैं सुबह लौट आऊंगा। प्रिय दर्शकों, नागिन ने अपने पति की बात सुनकर उसे आज्ञा दे दी, लेकिन वह डर रही थी कि कहीं नाग उसे भूल न जाए। इच्छाधारी नाग ने कहा, हे प्रिय, आप मुझ पर विश्वास करें, मुझे आज्ञा दें। प्रिय दर्शकों, वही हुआ। नागिन की आज्ञा लेकर इच्छाधारी नाग पालकी में घुस गया और आटे की भीड़ में समा गया। उसने अपना रूप बदल लिया और बहुत ही सुंदर दूल्हा बन गया। प्रिय दर्शकों, कुछ समय बाद राजा बारात लेकर चल पड़ा। कहारों ने पालकी उठा ली और विवाह मंडप में पहुंच गए। प्रिय दर्शकों, उस राजा ने बारात का स्वागत किया। जब विवाह का समय आया तो उस राजा ने कहा, पालकी खोलिए और दूल्हे को बाहर निकालिए। आपने कहा था कि पालकी विवाह मंडप में खुलेगी। अब समय आ गया है कि पालकी खोली जाए और विवाह की रस्म पूरी की जाए। प्रिय दर्शकों, वही हुआ। इधर राजा जब पालकी को खुलवाता है तो उसमें से एक बड़ा ही सुंदर लड़का निकलता है। वह इतना सुंदर था कि राजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और सोचने लगा, इसका मतलब यही था कि हमारी रानी ने हमारे पुत्र को इसीलिए अब तक नहीं दिखाया था। आज हमें इसलिए दिखाया क्योंकि हमारा लड़का तो बहुत ही सुंदर है, उसके चेहरे पर तेज है। प्रिय दर्शकों, उस लड़के के पिता और दूसरे राजा ने भी जब दूल्हे को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद विवाह की रस्म पूरी हुई।
इच्छाधारी नाग का विवाह उस राजा की बेटी से बड़ी धूमधाम से हो गया। विवाह के बाद इच्छाधारी नाग, जो दूल्हा बना हुआ था, अपने पिता से कहता है, पिताजी, हमारी पालकी अलग होनी चाहिए और हमारी पत्नी की पालकी अलग जाएगी। राजा ने कहा, ठीक है। प्रिय दर्शकों, राजा ने उस दूसरे राजा को आदेश दिया कि उनके बेटे की पालकी अलग जाएगी और उसकी बेटी की पालकी अलग तैयार करवाई जाए। राजा ने कहा, ठीक है। प्रिय दर्शकों, वही हुआ। उस राजा ने अपनी बेटी की पालकी तैयार करवाई। फिर दोनों पालकियों को लेकर बारात चल दी। प्रिय दर्शकों, वे उसी रास्ते पर पहुंचे जहां दिन में बारात ने विश्राम किया था। वहां आकर राजा ने कहा, थोड़ी देर और विश्राम कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। दोस्तों, पालकियों को कहारों ने एक वृक्ष के पास रख दिया और सभी लोग वहां आराम करने लगे। कुछ लोग सो भी गए थे। इधर इच्छाधारी नाग, जो दूल्हा बना हुआ था, अपना भेष बदलकर अपनी पत्नी नागिन के पास पहुंचता है। नागिन बेसब्री से अपने पति का इंतजार कर रही थी। जब नागिन ने अपने पति को नजदीक आते हुए देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुई। उसने कहा, पिया जी, आपने बहुत शोभा बढ़ा दी। इच्छाधारी नाग ने जवाब दिया, हाँ, मैंने इस राजा की इज्जत बचा दी और इसके विवाह मंडप की शोभा भी बढ़ाई। मैंने विवाह भी किया और वह पत्नी दूसरी पालकी में बैठी हुई है। नागिन बहुत प्रसन्न हुई और बोली, ठीक है महाराज, आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अब आप कहीं नहीं जाएंगे, अब आप यहीं रहेंगे।